Hi everyone. So before starting about what is object oriented programming, first let us discuss what are the types of programming और object oriented programming की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास इतने सारे types थे. तो we'll be discussing about three types of programming. One is structured programming, second is procedural programming, and then इन दोनों के बाद तीसरी object oriented programming जिस पे हमारी ये पूरी playlist dedicated होगी. तो सबसे पहले structured programming. अभी तक सबने बेसिक कोड्स तो लिख लिए होंगे लाइक इंट मेन लिख के एंड देन हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना. उसका अगर हम उस प्रोग्राम के कोड का फ्लो अगर देखें तो मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फर्स्ट लाइन से बिगिन करता है और जो लास्ट लाइन है वहाँ पे जाके ख़त्म होता है. तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो सीरियल और स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है. तो दैट इज़ वाई इसको एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ये बोलते हैं. तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर जो होता है उसको एक सीक्वेंस मिली होती है कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है. जो पहले लाइन आएगी उसको पहले एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद वाली लाइन को उसके बाद एग्जीक्यूट करना है, देन उसके बाद वाली लाइन को एग्जीक्यूट करना है. इन प्रोग्राम्स में सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट फॉर्मेट होता है कि अगर मैं कोड में पहली लाइन से गई हूँ तो आई विल बी एग्जिटिंग फ्रॉम द लास्ट लाइन. इसका अगर मैं बेसिक एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो इट वुड बी लाइक सपोज आई हैव इंट मेन. I'm writing this code. I'll just begin from int main and let me just write the example. तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैंने एक int a बनाया that is equal to 2 and int b that is equal to 4 and I'm just making another variable int c which is equal to a and plus b और लास्ट में I'll just print c out c. तो इस प्रोग्राम में अगर हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें तो मेन से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. सबसे पहले एक ए वेरिएबल बनेगा, देन बी वेरिएबल बनेगा, देन सी वेरिएबल बनेगा. ए में स्टोर होगी 2, बी में स्टोर होगी 4 एंड सी में स्टोर होगी ए प्लस बी की वैल्यू एंड देन मेरा सी जो है वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे. तो सीक्वेंस वाइज हम चले हैं. पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, देन दिस. तो दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. सिंगल एंट्री थी एंड देन सिंगल एग्जिट. अब इसमें हमारे 4 टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं. फर्स्ट इज सीक्वेंस स्टेटमेंट्स. ये जो हमने एग्जांपल किया दिस इज एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस स्टेटमेंट्स कि पहले ये देन ये. उसके बाद सेकंड टाइप आता है सिलेक्शन या फिर ऑल्टरेशन स्टेटमेंट. इसमें क्या आ जाएगा, जब हम हमारे प्रोग्राम में इफ और एल्स का यूज कर रहे हैं. इफ सम कंडीशन देन दिस पार्ट ऑफ कोड, एल्स इफ सम कंडीशन देन दिस पार्ट ऑफ कोड, एल्स दिस पार्ट ऑफ कोड. अब इसमें होता क्या है कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स इफ और एल्स दोनों में से कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करके एल्स इफ और एल्स ये दोनों स्किप कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बट ये सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर आता है कि अगर इफ ट्रू हो गया तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स इफ और एल्स वाला नहीं. और अगर एल्स इफ ट्रू होगा तो ये बाकी दो एग्जीक्यूट नहीं होंगे. ओके. देन थर्ड टाइप इज आइट्रेशन स्टेटमेंट्स. आइट्रेशन स्टेटमेंट्स में क्या होता है, जब मैं मेरे प्रोग्राम में यूज करूं लूप्स का, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप. इन लूप्स में क्या होता है कि सेम पार्ट ऑफ कोड इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन फॉर सम डिफरेंट वैल्यूज. जैसे मैं फॉर लूप में लिखती हूँ आई प्लस प्लस, पहले आई 0 होगा फिर 1 होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा या फिर वो डिपेंड करता है कि मैं फॉर लूप में इंक्रीमेंट कंडीशन क्या लगा रही हूँ. तो सेम पार्ट ऑफ कोड इज गेटिंग रिपीटेड तो उसको बोलते हैं आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. और चौथा पार्ट आता है दैट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर्स. इट इज समवट सिमिलर टू बोथ ऑफ देम. बस क्या होता है कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप हो जाएगी या फिर एल्स इफ के अंदर फिर से एल्स इफ एल्स वाली कंडीशंस हो जाएंगी. तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज वेरी सिंपल. सिंगल एग्जिट और सिंगल एंट्री होती है. और दूसरी चीज इसमें सीक्वेंस में हमारे कोड एग्जीक्यूट होता है बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम. अब जो हमारी C++ जब बनी थी और उसके बाद तक कुछ डेविएशंस आ गए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में. लेट्स डिस्कस अबाउट दोज डेविएशंस एज वेल. वो क्या डेविएशंस आए. अब मैंने तो पढ़ा कि फॉर लूप पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद हम प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे, लेकिन जब मैं अपने प्रोग्राम में ब्रेक, रिटर्न, कॉन्टिन्यू ये सारी स्टेटमेंट्स का यूज करती हूँ, दीज कीवर्ड्स आर यूज्ड. तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मैंने कहीं भी ब्रेक लिखा है तो ब्रेक के बाद क्या होता है सीधा मैं उस लूप से बाहर आ जाती हूँ. या फिर मैंने रिटर्न लिखा है तो मैं रिटर्न से पूरे फंक्शन से ही बाहर आ जाती हूँ. कंटिन्यू लिखा है तो मैं अगली आइट्रेशन पे चली जाती हूँ. मतलब जो मेरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का फ्लो था
उसको मैंने थोड़ा सा बदल दिया है कि उस चीज़ को आप स्किप करके अगली पे कर दो। तो ये हमारे कुछ डेविएशंस हैं जो कि बाद में इंट्रोड्यूस हुए थे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में, डिपेंडिंग ऑन द नीड, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारी नीड्स भी चेंज होती रहती है। और अब जैसे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी तो कुछ पार्ट्स मैं फोर लूप से बाहर आ गई, तो कुछ पार्ट्स बिना एग्जीक्यूट किए ही मैं बाहर निकल गई। तो दैट इज वाई यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट्स का भी ऑप्शन आ गया। I hope the structured programming is clear. Now let's move ahead to procedural programming. Now what is procedural programming? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर वर्ड से आप क्या समझते हैं? प्रोसीजर की किसी भी चीज़ को करने का तरीका क्या है? तो इस वाले प्रोग्रामिंग में ना हमने थोड़ा सा सोचा कि हम कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे थे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कि हम सेम पीस ऑफ कोड को बार बार लिख रहे थे। ये सपोज करो अगर मुझे नंबर्स को ऐड करना था तो पहले मैंने नंबर्स को ऐड किया, फिर मुझे 4 लाइन के बाद फिर से नंबर्स को ऐड करना था तो मैं फिर से वही कोड अगेन लिख रही हूँ, फिर मुझे नंबर्स को अगेन ऐड करना पड़ा तो मैं फिर से वही कोड, रिपीटेशन हो रही थी कोड में। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग उसी चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए आया। तो इसमें हमने क्या किया, प्रोसीजर्स बनाए। प्रोसीजर्स का मतलब है फंक्शंस, जिनको हम नॉर्मली फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस का और भी नाम होता है रूटीन्स या फिर मेथड्स, विच एवर यू लाइक टू कॉल देम। तो यहाँ पे हम डेटा और प्रोसीजर्स को 2 डिफरेंट एंटिटीज कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली हम करते क्या है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको प्रोसीजर्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज मुझे एक बोट बनानी है तो मैं कारपेंट्री का काम एक अलग इंसान को दे देती हूँ, उसके पेंटिंग का काम अलग इंसान को दे देती हूँ, और उसको पूरा मैन्युफैक्चर करने का काम एक अलग इंसान को दे देती हूँ। मतलब मैंने अपने पूरे टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर दिया। तो दैट इज फंक्शंस में डिवाइड कर दिया मैंने पूरे प्रोग्राम को कि थोड़ा काम आप करके ले आओ, थोड़ा काम आप करके ले आओ। अब इस प्रोग्रामिंग के ना थोड़े ड्रॉबैक्स काइंड ऑफ भी है कि ये ना प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करता है रेदर देन डेटा। इसका क्या मतलब है कि फंक्शंस में जब डेटा पास हो रहा होता है ना तो इधर से उधर ऐसे ही चल रहा होता है। मतलब डेटा की कोई प्राइवेसी नहीं बची है। और बहुत बार हम ग्लोबल डेटा भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो मतलब ग्लोबल डेटा को तो हर कोई एक्सेस कर सकता है, लेकिन कई बार हमें चाहिए होता है कि नहीं, ग्लोबल डेटा मतलब कुछ ऐसा डेटा होता है कि जैसे यूजर्स के पासवर्ड्स वगैरह हैं तो उनको तो हम ग्लोबली नहीं कर सकते ना। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर मैंने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉल्स का सीक्वेंस ही बदल दिया तो हर बार मेरा अलग आउटपुट आएगा। अब इस पॉइंट को हम एग्जांपल से समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 फंक्शंस बना रखे हैं, वन इज ऐड एंड वन इज स्क्वायर। ऐड फंक्शन क्या करेगा, इसको सिंपली 2 वेरिएबल्स मिलेंगे, इंट एक्स एंड इंट वाई, और ये इनको ऐड कर देगा। और स्क्वायर क्या करेगा, इसको एक इंटीजर मिलेगा, ये इसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। अब सपोज करो मैंने एक तरफ से तो कॉल कराया कि ऐड 3,4, इसको मैंने किसी इंट ए में स्टोर करा लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7। और उसके बाद मैंने क्या करा दिया, सी आउट स्क्वायर ऑफ a। तो 7 7 जा इट वुड बी 49। बट अगर मैं ऐसे करती कि पहले मैं स्क्वायर ऑफ 3 कैलकुलेट करती, देन अगली लाइन में मैं स्क्वायर ऑफ 4 कैलकुलेट करती, और फिर मैं इनको ऐड करती, इंट a इक्वल्स टू ऐड, इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया y, इसको मैंने पास कर दिए x, y। तो इट वुड बी, इसका आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, इसका आंसर आएगा 16। तो 9 + 16 दैट इज 25। तो मतलब ये है कि अगर मैंने पहले ऐड किया होता और बाद में स्क्वायर कैलकुलेट किया होता तब तो आंसर 49 था, लेकिन मैंने पहले स्क्वायर किया देन ऐड किया तो आंसर 25 आया। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में मैं अपने फंक्शन कॉल का सीक्वेंस बदल देती हूँ तो मेरा आउटपुट भी चेंज हो जाता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो इसके ड्रॉबैक्स थे कि ग्लोबल डेटा ऐसे ही घूमता रहता है, वी आर फोकसिंग मोर ऑन प्रोसेसेस रेदर देन डेटा, कि डेटा की तो कोई प्राइवेसी बची नहीं है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। फंक्शंस के बीच में भी ऐसे ही डेटा घूम रहा है कि सपोज करो इस फंक्शन ने ए में कुछ चेंजेस किए और वो इसको नहीं चाहिए थे, लेकिन इसको भी तो चेंज हुआ ए ही तो मिलेगा, बट वी डिड नॉट वांट दैट। तो इन सब ड्रॉबैक्स को देखते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग केम इनटू प्ले। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है अभी देखते हैं। अब आती है हमारी थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डेटा कंट्रोलिंग एक्सेस टू कोड। डेटा डिसाइड करेगा कि उसको कितना कोड एक्सेस करेगा, कि कौन से कोड को कितना डेटा मिलेगा।
दिस इज द की प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम डेटा पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन प्रोसेसेस, मतलब हमने डेटा को प्रायोरिटाइज किया है रेदर देन प्रोसेसेस। अगर इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ो, इट इज सेइंग डेटा डिफाइंस प्रिसाइजली व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड टू दैट डेटा। मतलब अब मैं डेटा डिसाइड करेगा कि मुझ पे एडिशन होगी या नहीं होगी, मुझ पे मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग दोनों के ड्रॉबैक्स को कवर करता है। अब इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जैसे मुझे टेबल दिख रही है, चेयर होती है, इन सबको मैं ऑब्जेक्ट्स बना के अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स की फॉर्म में एग्जीक्यूट करूंगी। तो कंप्यूटर को तो कुछ नहीं पता कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर इज इट मूविंग और नॉट मूविंग। तो इन सबको मैं रियल लाइफ एंटिटीज को ऑब्जेक्ट्स बना के अपने प्रोग्राम्स में यूज करूंगी। तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को मैं अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि जो सेम काइंड ऑफ डेटा पे फंक्शंस ऑपरेट कर रहे होते हैं उनको हम इकट्ठे लिख देते हैं कि एक बंडल बना के मैंने उसी में सारे फंक्शंस लिख दिए, अलग अलग लिखने की बजाय अलग अलग स्केटर हो जाएंगे वो। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक फंक्शन कहीं लिखा हुआ है, एक फंक्शन कहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं हम, जो सेम काइंड ऑफ डेटा पे फंक्शंस लगने हैं उनको हम एक ही मॉड्यूल के अंदर लिख देते हैं, विच इज नोन एज क्लास। तो एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन को हम फर्दर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू टू डिफाइन व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली डज। तो अब अगला इंपॉर्टेंट फीचर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा हाइडिंग। अब जैसे मैंने पीछे पासवर्ड्स की बात की कि पासवर्ड्स तो हम हर किसी को नहीं दिखा सकते ना, लाइक ग्लोबल डेटा वाली चीज होगी। तो डेटा कैन बी हिडन फ्रॉम स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द कोड, कि किस कोड को कितना पोर्शन ऑफ डेटा दिखेगा, ये सब हम अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस। सपोज एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा चाहिए, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा देख पा रहा है, नो। जैसे हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम में क्या होता है, अलग अलग यूजर्स होते हैं, उनके खुद के डीएम्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोइंग होते हैं। तो हर एक यूजर एक दूसरे यूजर के डीएम्स नहीं चेक कर सकता, लाइक उनके अकाउंट का क्या डेटा है वो नहीं चेक कर सकता। बट स्पेसिफिक फीचर्स हमें अवेलेबल होते हैं कि हम दूसरे अकाउंट्स की स्टोरीज या फिर मैसेज रिक्वेस्ट या फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितने, ये सब चीजें देख सकते हैं। लाइक ऑल डेटा इज नॉट विजिबल, कुछ स्पेसिफिक डेटा को हम फंक्शंस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आई होप डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर क्लियर। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फर्दर वीडियोज में इन डेप्थ पढ़ेंगे, covering all the topics: encapsulation, abstraction, inheritance, and polymorphism, each and everything in detail, along with important interview questions as well as examples as well. So thank you all, and let's meet in the next video. Thank you.